कल बच्चों हम लोगों ने जो सजीवों के लक्षण तक पढ़ लिया था। सजीवों के लक्षण में मैंने आपको 10-15 पॉइंट्स बताए थे, उनकी डिटेल के लिए कहा था। अब उसी कड़ी में चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे जैव विविधता के बारे में। जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता का मतलब होता है, विविध मीन्स डिफरेंट होना। हम जानते हैं कि जीव जगत में बहुत ही डिफरेंट टाइप के जीव होते हैं, है ना। आपने देखा होगा कि पशु पक्षी ही देख लीजिए, सब कितने अलग हैं एक दूसरे से, सब कितने डिफरेंट हैं। प्लांट्स ले लीजिए, सब एक दूसरे से कितने डिफरेंट हैं। हम बड़े आराम से उन्हें देख के पहचान जाते हैं कि ये आम का पेड़ है, ये नीम का पेड़ है। और ऐसे ही पशु पक्षियों को देख के कि भाई ये तोता है, ये कौवा है। तो ये जो विविधताएं हैं वो जैव विविधता के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। अब जब इतनी विविधताएं हमारे उसमें संसार में हैं, तो उनके नामों में बड़ी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि हमें पता है पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, सबकी भाषाएं अलग हैं, सबके कहने का तरीका अलग है। तो उस बायोडाइवर्सिटी में नॉमनक्लेचर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ताकि पूरे वर्ल्ड में उस जीव को एक ही नाम से जाना जाए। तो नॉमनक्लेचर के लिए जो साइंटिस्ट हैं ने एक यूनिट बना रखी है, जिसे हम ICBN कहते हैं, जिसे इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमनक्लेचर बनाया गया है। उसने कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हैं, कुछ क्राइटेरिया बनाए हैं, जिनके अकॉर्डिंग नाम को रखा जाता है। उसी में से एक क्राइटेरिया हम यहाँ पर देख रहे हैं, द्विनाम पद्धति यानी बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ये सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने दिया था। उनके अनुसार जो कोई भी जीव का नाम है वो दो शब्दों से मिलकर बनता है, एक है जेनरिक नेम और एक है स्पीशीज नेम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप पहले भी पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, जैसे आम का नाम है मैंजीफेरा इंडिका, मैंगो, है ना। तो उसमें जो पहला वाला नाम है वो जीनस का है और दूसरा नाम जो है वो स्पीशीज का है। इस द्विनाम पद्धति को लिखने के और तरीके होते हैं, कुछ लॉज होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, वो मैं आपको, जैसे कि रूल्स है, नेम जो होगा वो लैटिन में होते हैं। जैसे मैंजीफेरा इंडिका मैंने आपको बताया, वो कैंसर शब्द है, लैटिन का शब्द है, और वो इटैलिक्स में लिखा। अगर वो छपाई में है, आपकी बुक्स वगैरह में देखा होगा आपने, थोड़ा सा तिरछा सा लिखा रहता है, तो उसे इटैलिक्स कहते हैं, ठीक है। जो पहला शब्द होगा वो जीनस होगा और सेकंड शब्द जो होगा वो स्पीशीज होगा। अगर हम हाथ से लिखते हैं, हैंड रिटन होता है, तो उनको अलग अलग लिखते हैं और उनको अंडरलाइन किया जाता है। पहला वर्ड जो होता है वो कैपिटल में लिखा जाता है, और जो सेकंड वर्ड है जो स्पीशीज का है वो स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, ठीक है। तो आप जब भी किसी जीव का, किसी प्राणी का नाम लिखेंगे बायनोमियल नोमेनक्लेचर में, तो पहला शब्द जो होगा वो कैपिटल लेटर में लिखेंगे, और जो दूसरा शब्द स्पीशीज का होगा वो स्मॉल लेटर में लिखेंगे और उसको अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। तो अब ये तो हो गए नाम रखने के तरीके। अब पूरे देखो, कभी भी ऐसा होता है, किसी चीज़ को स्टडी अगर हमें करना होता है तो उसको क्लासिफाई करना बहुत ज़रूरी है, वर्गीकरण करना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपकी एक अलमीरा है, अलमीरा में अगर आपने कपड़े तमीज़ से नहीं लगाए तो आपको कितनी मुसीबत हो जाती है। कोई कपड़ा नहीं मिलेगा, कोई मोज़ा कहीं मिलेगा, कोई कुर्ता कहीं मिलेगा, कहीं आपका दुपट्टा मिलेगा। अगर उसे आपने वर्गीकृत करके अलमारी को सही से लगा दिया तो आपको बहुत आसानी से चीज़ें मिल जाती हैं। उसी तरीके से हम पूरे जैव विविधता भरे इस संसार को पढ़ने के लिए या समझने के लिए उसे वर्गीकृत करते हैं, उन्हें पर्टिकुलर ग्रुप्स में रखते हैं, ताकि उनको पढ़ने में आसानी हो। तो इस वर्गीकरण को करने के लिए जो उन समूह में हम बांटते हैं उन्हें टैक्सा कहते हैं। और वर्गीकरण के अगर हम लाभ देखें तो हमें उससे क्या पता चलता है, जीवों की विविधता के बारे में पता चलता है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई और उनके आपस में कनेक्शन क्या रहा, उसका ज्ञान हमें मिलता है। और कम से कम समय में हम अधिक से अधिक जीवों के बारे में जानकारी ले सकते हैं, है ना। जब वर्गीकृत है कोई चीज़ तो बहुत आसानी से उस चीज़ों को हम
पता लगा सकते हैं। और जीवों का जो विकास का क्रम है, कैसे उनकी उत्पत्ति हुई, वो किस तरीके से एक मतलब अपने आप को इवॉल्व किया उन्होंने, इस चीज़ का प्रमाण भी हमें उस चीज़ से पता लग सकता है। कैरलोस लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। उन्होंने अपनी बुक सिस्टेमा नेचुराई में सबसे पहले वर्गीकरण का जिक्र किया था। जॉन रे जो थे सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्पीशीज शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने ही एक ऐसी की का प्रयोग की तालिका बनाई थी जिसके आधार पर हम सारे उनको जंतुओं को वर्गीकृत कर सकते थे। अब जो कैरलोस लीनियस ने टैक्सोनॉमी दी है या क्लासिफिकेशन का तरीका दिया है, उसमें कुछ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, उसके आधार पर हम उन्हें डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जो सबसे छोटी इकाई है स्पीशीज है ना, फिर जीनस है। कई स्पीशीज को मिलाकर जीनस बनता है, कई जीनस को मिलाकर फैमिली बनती है, कई सारी फैमिली ऑर्डर में आती हैं, कई सारे ऑर्डर मिलकर क्लास में, और सब फिर कई सारी क्लासेस मिलकर फाइलम को बनाती हैं, और कई सारे फाइलम मिलकर एक किंगडम का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये सबसे छोटी इकाई जो है स्पीशीज है, फिर बढ़ता हुआ ऊपर की तरफ ऑर्डर है। तो जब हम किसी भी पर्टिकुलर जीव का क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम इसी तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं। सबसे पहले हम किंगडम लेते हैं, फिर फाइलम, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। ठीक है, इसको समझने के लिए देखो यहाँ पर एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ। जैसे स्पीशीज हैं पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, है ना। पोटैटो, आलू, टमाटर और बैगन, तीनों की स्पीशीज अलग है, लेकिन अगर हम इनका जीनस देखें तो ये सेम जीनस के हैं, है ना। देखने में ही स्पीशीज अलग हैं, लेकिन मैंने कहा कई सारी स्पीशीज मिलकर एक जीनस का निर्माण करती हैं, कई सारे जीनस मिलकर एक फैमिली का निर्माण करते हैं। तो यहाँ मैं एक एग्जांपल से आपको बता रही हूँ। पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल जो हैं स्पीशीज तीनों की अलग अलग हैं, लेकिन जीनस इनका जो है वो जीनस एक आएगा, सोलेनेसी। ठीक है, तो सोलेनेसी जीनस के अंतर्गत पोटैटो, टोमेटो और ब्रिंजल आ जाते हैं। ठीक है, अब तो समझ आया होगा। इसी तरीके से कई सारी जीनस मिलकर फैमिली का निर्माण करती हैं, यानी जो क्लोजली रिलेटेड चीज़ें हैं, यानी हम एक तरह से इस तरीके से भी कह सकते हैं कि स्पीशीज तो एक तरह से देखने में बिल्कुल सिमिलर वाली होंगी, लेकिन जीनस में जो एक जैसी नहीं है, लेकिन फिर भी उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसी हैं जिन्हें एक जीनस में रखा गया है। ऐसी बहुत सारे जीनस जो अपने आप में हमें लगेगा बहुत अलग हैं, लेकिन एक ही फैमिली में आते हैं। तो इस तरीके से आपको इसकी पूरी डिटेल अलग अलग हेडिंग में आपकी एनसीईआरटी बुक में दी हुई है। तो आप उनको अब स्पीशीज़ की हेडिंग डाल के डिटेल लिखेंगे, जीनस की, तो उसमें आपको और अच्छे से ये समझ आ जाएगा। अगर नहीं समझ आता है तो आप मुझसे इसकी क्वेश्चंस पूछ लेंगे। ठीक है, फिर आता है कुछ ग्रेड आते हैं, एड्स आते हैं, जिनके आधार पर हम टैक्सोनॉमी को पढ़ सकते हैं। जैसे हर्बेरियम है। हर्बेरियम में हम क्या करते हैं कि पेड़ पौधों को सुरक्षित रखते हैं। जैसे आपको भी हर्बेरियम पहले बनवाया जाता था प्रैक्टिकल में। उसमें क्या करते हैं, हम पेड़ पौधे तोड़ते हैं और उन्हें अखबार में सुखा लेते हैं ताकि उनमें कोई नमी ना रहे, और उन्हें एक पेपर पर चिपका कर उनकी पूरी डिटेल लिख लेते हैं कि वो कैसे पत्ते हैं उसके, कैसे वो हैं, किस फैमिली के हो सकते हैं। फिर उनका मिलान करके उनका नाम निकालते हैं और उन्हें फिर सुरक्षित रख लेते हैं। उसी तरीके से बॉटनिकल गार्डन्स आ जाते हैं आपके। ये बॉटनिकल गार्डन्स, म्यूज़ियम और जूलॉजिकल पार्क। बॉटनिकल गार्डन में भी हम क्या करते हैं कि उन पौधों को और उन एनिमल्स को, ज़्यादातर तो पौधों को हम इसमें सुरक्षित रखते हैं जो कि हमारे मेडिसिनल यूज़ के हैं या जो कि एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं। म्यूज़ियम में भी हम क्या करते हैं, और पुराने जितने भी एनिमल्स हैं या उनके अवशेष को, जो मरे हुए हैं उनके अवशेषों को सुरक्षित रखते हैं, पेड़ पौधों को सुरक्षित रखते हैं।
ऐसे ही जूलॉजिकल पार्क होते हैं, इनमें हम एनिमल्स को स्टडी करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल को उनको सुरक्षित रखने के लिए जूलॉजिकल पार्क का निर्माण किया जाता है। जूलॉजिकल पार्क्स जैसे जूज वगैरह होते हैं, आपने घूमे होंगे ना, चिड़ियाघर, ये सब जूलॉजिकल पार्क के अंतर्गत आते हैं।